हाँ जी, नमस्कार। मैं दीपेश वैष्णव। आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो कल हमने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी वो था अपना राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। उसी क्रम में हमने प्राचीन सभ्यताओं में राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा की। तो आज हम जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे वो सभ्यता रहेगी अपनी आहड़ सभ्यता। तो अपना जो टॉपिक था वो था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, ये अपना टॉपिक था। इसमें हमने कालीबंगा सभ्यता की तो विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली। अब जिस सभ्यता की हम चर्चा करेंगे, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा, वो है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। तो आज हम आहड़ सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। आहड़, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। जो कि अपने मेन बिंदु रहेंगे वो है इसकी स्थिति, किस जिले में स्थित है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, किसने इसका उत्खनन किया और किसके द्वारा इसकी खोज की गई, और इसके बाद यहाँ की जो प्रमुख विशेषताएं, यहाँ के जो ग्रामीण, जैसे सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो इसकी जो जो मुख्य विशेषताएं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी स्थिति। जो आहड़ सभ्यता है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो इसकी स्थिति, तो ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। बात करें हम नदी, तो ये बेड़च नदी के किनारे स्थित है। बेड़च नदी, राजस्थान के उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। इसके बाद हम खोज, अगर इसके स्थानीय नामों की खोज करें तो इसे स्थानीय नामों में किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम, वो स्थानीय नाम है इसका दूल कोट। इसको वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे वो स्थानीय भाषा में इसे दूल कोट के नाम से जानते थे। तो स्थानीय नाम हुआ इसका दूल कोट। ये इस सभ्यता का स्थानीय नाम था। इसके बाद इसके प्राचीन नाम, इस सभ्यता के प्राचीन नाम क्या क्या थे। तो प्राचीन नामों की हम चर्चा करें तो इस सभ्यता के प्राचीन नामों में सबसे पहले आता है अगाटपुर। इसके बाद आता है अगाट दुर्ग। अगाटपुर, अगाट दुर्ग, और इसके बाद इसको ताम्रवती, ताम्रवती के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक शब्द और आता है ताम्रवती। ताम्रवती, इन नामों से आहड़ सभ्यता को जाना जाता था। स्थानीय भाषा में जो यहाँ के लोग थे तो ये इसे
जो आहट सभ्यता से हमें जो टीला प्राप्त हुआ, उस टीले को स्थानीय भाषा में महासतियों का टीला कहा जाता था। तो यहाँ से जो टीला प्राप्त हुआ, टीला मतलब एक गार का बहुत बड़ा राग टीला था। तो उस टीले को स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग महासतियों का टीला कहते थे। महासतियों का टीला। महासतियों का टीला कहा जाता था स्थानीय भाषा में। जो यहाँ से टीला प्राप्त हुआ उसे क्या कहा जाता था? महासतियों का टीला। तो ये इसकी सामान्य विशेषता हुई। इसकी स्थिति, इसका विस्तार, स्थानीय नाम, प्राचीन नाम और जो टीला उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था। जो आहट सभ्यता है, ये आहट सभ्यता मेवाड़ के, यानी कि जो आहट है मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान स्थल भी था। मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान, मतलब उनको यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी आहट ही था। इसके बाद हम चर्चा करें आहट सभ्यता की खोज की। इस सभ्यता की खोज 1953 में की गई। 1953 में इस सभ्यता की खोज की गई और इसका जो उत्खनन कार्य है, उत्खनन, इसका जो उत्खनन कार्य है वो किया गया 1900। सर्वप्रथम अगर इसके उत्खनन कार्य की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम जिसके द्वारा किया गया वो थे अक्षय कीर्ति व्यास। 1953 में ही इसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया जाता है। और इसके खोजकर्ताओं की अगर चर्चा करें तो उसमें भी अक्षय कीर्ति व्यास का ही नाम मुख्य रूप से आता है। तो सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास इनके द्वारा इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। इसी क्रम में हम बात करें तो 1954 से 1956 के बीच में आरसी अग्रवाल के द्वारा 1954 से 56 के बीच आरसी अग्रवाल ने भी इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया, जो कि 1954 से 1956 के मध्य। इसी क्रम में अगर आगे और चर्चा करें तो 1961 से 1962 के बीच 1961 से 62 के बीच HD साकल्या व मेलबर्न विश्वविद्यालय के द्वारा भी इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो HD साकल्या व मेलबर्न विश्वविद्यालय के द्वारा भी इसका उत्खनन कार्य किया गया। बात करें इसके टाइम पीरियड की, ये सभ्यता जो थी इसका समय क्या था, तो हम इसके समय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए एक जो इतिहास में जो विधि प्रचलित है कार्बन 14 पद्धति, उसके अनुसार ही इसका टाइम पीरियड देखेंगे। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का जो समय है वो
ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। C14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो समय है वो है इसका 2000 BC से 1200 BC के मध्य इसका समय माना गया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे कि ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। जबकि हमने कल बात की थी कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये हुई इसकी सामान्य चर्चा। एक बात और है, जो कालीबंगा सभ्यता है इसका उत्खनन 8 स्तरों पर किया गया। उत्खनन कार्य उत्खनन कार्य 8 स्तरों पर किया गया। कालीबंगा सभ्यता का हमने देखा था वहाँ से 5 स्तर प्राप्त हुए थे और यहाँ से जो इसका उत्खनन कार्य है वो 8 स्तरों पर किया गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। उससे पहले एक बात और है, जो ये सभ्यता है आहट सभ्यता, ये 4000 वर्ष पुराने मानी जाती है। कितनी? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है ये। थोड़ा इंक प्रॉब्लम है आज। तो आहट सभ्यता जो है ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और हमने बात की थी कालीबंगा सभ्यता, वो कालीबंगा सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और ये जो सभ्यता है ये एक ताम्र युगीन सभ्यता है। तो आप इस तरह से नोट्स भी तैयार कर सकते हो। आहट सभ्यता स्थिति राजस्थान के उदयपुर, बेडच नदी, स्थानीय नाम धूलकोट, प्राचीन नाम अगाड़पुर, अगाड़दुर्ग, ताम्रवती, ताम्रवती, टीला महासतियों का टीला, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान स्थल, खोज 1953 अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य भी अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, 1954-56 में RC अग्रवाल द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। 1961 से 62 के बीच HD साकलिया व मेलबर्न विश्वविद्यालय के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। अगर हम बात करें इसके समय की, तो कार्बन 14 पद्धति C14 के अनुसार 2000 BC 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय है। बात करें ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण, तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। उत्खनन कार्य इसका 8 स्तरों पर किया गया और ये एक 4000 वर्ष पुराने सभ्यता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सभ्यता थी ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी क्योंकि यहाँ से जिन औजारों में जिस धातु का प्रयोग किया गया वो धातु तांबा थी। अत्यधिक यहाँ पर तांबे के अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की श्रेणी में रखा गया है। हम और सभ्यताओं की चर्चा करेंगे, उनमें जैसे गणेश्वर सभ्यता आएगी, वो भी राजस्थान में एक ताम्रयुगीन सभ्यता का बहुत बड़ा केंद्र है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राप्त साक्ष्य। यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राप्त साक्ष्य, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ से हमें यूनानी तांबे की 6 मुद्रा व 3 मोहरें प्राप्त हुई। प्राप्त साक्ष्यों में यूनानी मुद्राओं में जो कि तांबे की थी, इसमें यूनानी
तांबे की 6 मुद्राएं, यूनानी तांबे की 6 मुद्रा व इसी के साथ 3 मोहरें भी प्राप्त हुई। इसके बाद हम आगे चर्चा करें तो यहीं से एक मुद्रा मिली जिस पर एक तरफ त्रिशूल व दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। एक मुद्रा जिस पर एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित है जो तीर व तर्कस के साथ युक्त है। एक मुद्रा मिली जिस पर एक तरफ तो त्रिशूल और उसकी दूसरी साइड पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। जो ये अपोलो है इनके साथ तीर और तर्कस दोनों से यह युक्त हैं। इसके बाद हम चर्चा करें इनका समय जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य वो अलग है। तो ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ से हमें 3 मोहरों पर कुछ लेख प्राप्त हुए। 3 मोहरें, तीन मोहरों पर लेख प्राप्त हुए। तो उन 3 मोहरों पर जो लेख प्राप्त हुए उनमें जो पहली मोहर थी उस पर जो अंकित था वो था विहित अविश। पहली पर तो था विहित अविश और इसी के साथ जो वहाँ पर दूसरा जो लेख था वो था पलतीसा। एक पे अवितवेश और जो दूसरा था वो था पलतीसा और जो तीसरा लेख था वो तात्या थॉमसन। तात्या थॉमसन ये उस पर अंकित था जिसका अर्थ अभी तक भी स्पष्ट नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करें तो और एक मकान से 6 चूल्हों के अवशेष, 6 चूल्हे ये भी हमें 8 सभ्यता से प्राप्त हुए। इन 6 चूल्हों के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि 8 सभ्यता के जो लोग थे वो संयुक्त परिवार में रहते थे। एक ही परिवार में रहकर संयुक्त रूप से अपना खाना पकाते थे, इसलिए एक ही मकान से 6 चूल्हे प्राप्त हुए। दूसरी बात, रसोई घर से सील बट्टा। कल भी इसकी हमने चर्चा की थी। कालीबंगा सभ्यता से भी सील बट्टा प्राप्त हुआ जो कि एक मसाला तैयार करने के काम आता है। एक पत्थर होता है उस पे छोटे ऊपर एक छोटा पत्थर होता है जिसको स्थानीय भाषा में लोडी या कुछ भी बोलते हैं। तो सील बट्टा भी आहट सभ्यता से भी ये प्राप्त हुआ और कालीबंगा सभ्यता से भी ये प्राप्त हुआ। आहट सभ्यता से जो हमें मृदभांड मिले, आहट से प्राप्त मृदभांड इनकी मुख्य विशेषता है कि इनके ऊपर लाल व काले रंग का प्रयोग किया गया। तो जो आहट सभ्यता है वह
लाल काले मृदबांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल प्लस काले, लाल प्लस काले मृदबांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ये क्वेश्चन बहुत से बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल काले मृदबांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन है, तो आहड़ सभ्यता, यानी कि आहड़ जो है वो लाल काले मृदबांड सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना गया है। मृदबांडों पर उकेरण विधि, जो ये मृदबांड थे इन पर उकेरण विधि से तराश कर अलंकरण किया गया, यानी कि इन मृदबांडों को भी सुसज्जित यानी कि सजाया गया है। जैसे हम जो भी वर्तमान में मटकी कलश आदि देखते हैं तो उन पर भी कुछ न कुछ डिजाइनें बनी होती है, ऐसे इन पर भी उकेरण कला से इन मृदबांडों को सजाया गया है। बात करें इसके बाद यहाँ से एक बिना हत्थे का एक छोटा जलपात्र भी प्राप्त हुआ। बिना हत्थे का छोटा जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र भी यहां से हमें प्राप्त हुआ। ये जो बिना हत्थे का जलपात्र ये ईरान की सभ्यता से साम्यता रखता है। जो ईरान की सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में ऐसे जलपात्रों का प्रयोग किया गया। तो इस आधार पर हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आहड़ सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो ईरान की सभ्यता से भी ये कुछ न कुछ लिया दिया करते थे। इसी कारण वहाँ से के समान ही यहाँ पर भी बिना हत्थे का एक जलपात्र प्राप्त हुआ। अब इसके बाद अगर हम आगे और चर्चा करें आहड़ सभ्यता के बारे में तो यहाँ से एक बार इसको मिटा लें, और भी कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। और अब तो यहाँ से टेराकोटा और मिट्टी की मरण मूर्तियाँ, टेराकोटा व मरण मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई। इसमें 4 मानव की तथा एक खंडित नारी की मूर्ति मिली। जो ये मरण टेराकोटा व मरण मूर्तियाँ, इसमें 4 मरण मूर्तियाँ तो किसके, मानव की, और एक नारी की जो कि खंडित है। और ये जो खंडित नारी की जो मूर्ति मरण मूर्ति मिली ये कमर के नीचे लहंगा पहने हुए हैं, कमर के नीचे लहंगा पहने हुए ये मूर्ति प्राप्त हुई। और हम बात करें टेराकोटा और मरण मूर्तियों में एक बैल की भी मूर्ति प्राप्त हुई, एक टेराकोटा की बैल की मूर्ति, बैल की मूर्ति। इस बैल की मूर्ति को बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। किसकी, बनासियन बुल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत सी बार यहीं से क्वेश्चन उठता है कि बनासियन बुल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आहड़ सभ्यता से। बनासियन बनासियन बुल्स की संज्ञा
दी गई हैं। इसके बाद हम चर्चा करें तो यहाँ से हमने बात की कि ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी, तो यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। तांबा गलाने की भट्टियां, इनके अवशेष भी हमें आहट सभ्यता से प्राप्त हुए। यहीं से हमें तांबे की कुल्हाड़ी, व तांबे की कुल्हाड़ी व औजार, वो भी किसके, तांबे के, ये भी यहाँ से प्राप्त हुए। जो हमने बात की थी 4000 वर्ष पूर्व, तो वो जो 4000 वर्ष पुरानी जो है वो तांबे की कुल्हाड़ी है। कितने, 4000 वर्ष पुरानी यहाँ से एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली। इसके बाद हम बात करें तो कालीबंगा से रंगाई छपाई के ठप्पे, रंगाई छपाई के ठप्पे भी कालीबंगा से हमको प्राप्त हुए। यहीं से हमको माप तोल के बाट, आहट सभ्यता से हमको रंगाई छपाई के ठप्पे और माप तोल के बाट भी प्राप्त हुए। इसके बाद हम चर्चा करें आगे, तो ये तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्य थे, कौन कौन से साक्ष्य में प्राप्त हुए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आहट सभ्यता के बारे में कि आहट सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ये सभ्यता कैसी थी। तो हमने पहले बात कर ली थी कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये सभ्यता एक ग्रामीण थी और यहाँ के जो लोग थे आदिवासी, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। मुख्य व्यवसाय क्या था इनका, पशुपालन, ये इनका मुख्य व्यवसाय था। बात करें हम आहट संस्कृति के अन्य केंद्र, तो आहट संस्कृति के जो अन्य केंद्र है वो बेड़ज, वो उसके सहायक जो नदी है जैसे बनास उनास, इनके किनारे स्थित है। तो इसके जो अन्य सहायक केंद्र है उनमें हम बात करें तो वो है सबसे महत्वपूर्ण गिलुंड, राजसमंद। जो गिलुंड है ये इसका एक सहायक केंद्र है। लेकिन आहट सभ्यता और गिलुंड, इन दोनों में क्या अंतर है, तो आहट में हमें पक्की हुई ईंटों का उपयोग नहीं किया गया। आहट सभ्यता जो थी, आहट में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ये इन दोनों केंद्रों में सबसे प्रमुख अंतर है। एक बात और है, आहट सभ्यता से हमें अनाज रखने के विशाल अंडाकार कोटे या हम कहें विशाल अंडाकार घड़े भी प्राप्त हुए। तो अनाज रखने के विशाल अंडाकार घड़े भी यहाँ से प्राप्त हुए। वो जो घड़े थे वो इस तरह के अंडाकार घड़े थे जिनमें आहट वासी
अनाज रखते थे। ये थी 8 सभ्यता के बारे में सामान्य चर्चा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगे, कोई लगे कि इसमें कोई कमी है और कोई चीज़ गलत बता दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो विशाल अनाज रखने के जो अंडाकार गड्ढे थे, इनको एक नाम से जाना जाता था, वो था गौर या कोटे। इन नामों से इन्हें जाना जाता था। तो जो भी है वो अपना फीडबैक देना कि क्लास कैसी थी। अगर कोई कमी है, कोई सुधार है तो भी करेंगे। और अपनी तैयारी में निरंतर व्यस्त रहो। इसी के साथ इस चैनल को सभी अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो अगली जो हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक अपना यही रहेगा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। उसमें अगली सभ्यता जो भी होगी, बेराट, गणेश्वर, बालातल, किसी भी एक सभ्यता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अपने आप इनको एक नोट्स की तरह एक अपनी डायरी में लिख लेना, ताकि ये कभी भी आप इनको रिवीजन कर सको। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।